Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter first in civics class 8 SST. In this chapter, we have discussed about the importance of Indian Constitution or importance of Constitution. We have discussed with the help of the various story that why Constitution is very useful and very important for the citizen of the country. We have discussed also about the features of Constitution. We have discussed about the problem of the society. As you know that Indian society divided into various groups, various class, various religion, various languages. It means there are so many diversity in India. If there is no constitution, if constitutional rule is absent, then how can possible that we can manage our varied type of सोसाइटी हम विभिन्न प्रकार के समाजों को कैसे निर्मित कर सकते हैं एंड इवन वी आल्सो फेस सो मेनी डिफिकल्टीज इन द स्पेशल सिनेरियो लाइक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर लाइक यूनिटी सेक्टर इट मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पे ध्यान देना है. अब हम बात करेंगे, हमने बात किया था लास्ट वीडियो में की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बात को पढ़ते समय आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये डाइवर्सिटी की मीनिंग क्या है, ये यूनिटी की मीनिंग्स क्या है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं और लोगों के रिप्रेजेंटेशंस संविधान में कैसे. इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमने कई सारी बातों पर बात की. हमने फेडरलिज्म पे बात किया. मैंने कहा था फेडरलिज्म इट मीन्स इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट. फेडरलिज्म मीन्स दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन कंट्री. एक शासन की बात की हमने. नेक्स्ट बात की द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यह हमने बात की कि वन वोट हैज़ वन वैल्यू. एवरी एडल्ट सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव राइट टू वोट. देश में वोट डालने का उसको अधिकार है. और फिर हमने बात किया कि किस तरीके से इन चीज़ों पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सरकार का चुनाव होता है. थर्ड पोजीशन में बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर पे. आज हम इसी पॉइंट से शुरू करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर थर्ड पॉइंट द सेपरेशन ऑफ पावर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. As you know that in India that the parliamentary form of the government which have many more power, but the Supreme Court have also the guardianship of the Constitution. Supreme Court called the guardian of Indian Constitution. Supreme Court has also right that he look after the right of the citizen of India, and that is the very important things. Okay, let's start this chapter, and one by one I will explain every and each important points, and I will give you information that what is the meaning of separation of power. So let's start. The separation of power, third point. According to the constitution, there are three organs of the state. Here state meaning is country. State meaning is not राज्य. राज्य नहीं है स्टेट. स्टेट मीन्स कंट्री. जब भी हम सिविक्स की भाषा में बात करें और स्टेट कहें, इट मीन्स कंट्री की बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर?
Okay, I hope you can understand what I am saying here. The state. Okay, the separation of power. According to the constitutions, there are three organs of the state. These are the legislature, executive, and judiciary. There are three organs. First, legislative, executive, and judiciary. Legislature, executive, and judiciary. ओके, चलिए आपको याद हो गया. कहता है द लेजिस्लेचर रेफर आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. लेजिस्लेचर उस भाग को स्पष्ट करता है जिसमें हमारे द्वारा, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजा जाता है. कहता है द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपुल. एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपुल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेड लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव में जो एक छोटा ग्रुप है उसका काम होता है जो लेजिस्लेचर्स कानून को बना दे, उसको एग्जीक्यूट करे, उसको सबके पास पहुंचाए और उसके समान रूप से लागू करवाने की व्यवस्था करे. कहता है द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक. जुडिशरी तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके बारे में आप यूनिट 3 में विस्तार से पढ़ेंगे. कहता है ये refers to system of court in this country. भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत के जो कोर्ट है उनको बताता है. In order to prevent the misuse of power by any one branch of this state, the state. In order to prevent the misuse power by any one branch of this state. किसी को भी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है तब तक जब तक सभी लोग नियम तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे से वर्क कर रहे हैं. आगे कहता है थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर्स ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री. कहता है एक दूसरे को निश्चित करने का अपना अपना निश्चित अधिकार है, निश्चित सीमा क्षेत्र है. सेपरेशन ऑफ पावर को समझने के लिए एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए. कहता है सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है. कहता है सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का बंटवारा. शक्तियाँ 3 भाग में बटी हुई हैं. संविधान के अनुसार राज्य के 3 प्रमुख अंग हैं. एक लेजिस्लेटर, दूसरा जुडिशरी और तीसरा एग्जीक्यूटिव. तो यहाँ पे 3 चीज़ें, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं. इसको हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं. जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं. और कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करवाने और शासन चलाने का काम देखते हैं. न्यायालयों की व्यवस्था न्यायपालिका कहा जाता है. देश में जितने सारे न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, इस व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप यूनिट 3 में विस्तार से पढ़ेंगे. राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं संविधान के द्वारा. संविधान ने कई सारे प्रोविज़न किए हैं कि कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति अपने अधिकारों का मिसयूज ना करे. शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों जो
पार्ट हैं स्टेट के, एलिमेंट हैं स्टेट के, उनके बीच जो पावर का संतुलन बना रहता है। अब यहाँ हमने आपसे कहा स्टेट के बारे में, मैंने कहा जब भी स्टेट कहें तो स्टेट का मतलब राज्य समझा जाए। देखिए यहाँ लिखा है द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर, दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट, rather when we use state we are trying to distinguish from the government. Government is responsible for administrating and the enforcing law, enforcing law. Okay, I again repeat this whole paragraph. The word state is often used in this chapter. This does not refer to the state government. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from the government. The government is responsible for administrating and enforcing law. The government can change with election. The state, on the other hand, refer to political institutions that represent the sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali states, etc. The Indian state has a democratic form of the government. The government for the executive is one part of the state. The state refer to the more than just the government and cannot be used the inchargeable below it. अब इन चीज़ों को देखिए, कहता है इस चैप्टर में हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, स्टेट का कई बार प्रयोग किया, लेकिन ये ध्यान रखें कि स्टेट का मतलब राज्य सरकार से नहीं है। यहाँ पे जब भी हम स्टेट का यूज करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं, गवर्नमेंट से डिफरेंट डेफिनेशन में लेते हैं, डिफरेंट अर्थ में लेते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू कराना, लेकिन लोगों के जरिए सरकार बदल सकती है। लोग अपने इलेक्शंस और अपने वोट के जरिए सरकार को चेंज कर सकते हैं, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है, एक ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, हियर द डिफिनीशन व्हाट इज द स्टेट, तो कहता है द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरेन पीपल who occupy a definite territory. Okay, what is sovereign? Sovereign is supreme power of the state. Sovereignty is the supreme power of the state over citizens by unrestrained law. तो कहता है ये सॉवरेन, ये संप्रभु लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व करती है राज्य, और इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं अधिक व्यापक होता है। इसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स of our Indian Constitution. Fundamental rights. How many fundamental rights in our Constitution? Very good. In our Constitution, there are 6 fundamental rights. We are enjoying now that time. But after some time, and before the amendment of 42 and 44, especially 44, the constitutional amendment of the 44
एक राइट्स संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते हैं, फिर हम फंडामेंटल राइट्स को काउंट भी करेंगे। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्या होते हैं मौलिक अधिकार? तो कहता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द colonial rule had created a certain suspicion of the state in the mind of the nationalist, and they wanted to ensure that the set of written rights written rights would guard against the misuses of state power in the independent India. The fundamental rights, therefore the protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individuals. Moreover, the various minority communities also expressed the need of the Constitution to including rights that would protect their groups. The Constitution therefore also guarantee the right of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in the position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make law. In addition of fundamental rights, the Constitution also has a section called the Directive Principle of the State. This section was designed by the member of Constituent Assembly to ensure the great social and economic reform and to serve as a guide to independent Indian state to institute law and policies that help reduce the poverty of the masses. Okay, let's discuss this paragraph, the fundamental rights. What is fundamental rights? तो देखते हैं क्या है fundamental rights. कहता है फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकारों वाले जो भाग हैं, पार्ट हैं, वो संविधान की अंतरात्मा कही जाती है, संविधान की आत्मा कही जाती है। कहता है कॉलोनियल जो पीरियड्स थी, कॉलोनियल जो रूल्स था, उस समय राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए नागरिकों के। लिहाजा नागरिकों के मौलिक अधिकार का विचार आया। नागरिकों के मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता, राज्य की पावर के मनमाने और निरंकुश प्रयोग से बचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके निरंकुश तरीके को रोकते हैं। कहता है कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भारत के लोगों की अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है।
इसीलिए इसे संविधान की अंतरात्मा मानते हैं। अब कहता है विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भारत में हैं। कहता है विभिन्न जो अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से, जो मेजॉरिटी के लोग हैं, से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, माइनॉरिटी के राइट्स की क्या करें, सुरक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है, इसके दो फायदे हैं, दो एम है उसका, फंडामेंटल राइट्स का। क्या? तो कहते हैं पहला है कि भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह अपने अधिकारों के लिए क्या कर सके, दावेदारी कर सके। और दूसरा ये कि अधिकारों, जो ये अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान के खंड नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट भी माना जाता है, जो संविधान के मूल में निहित है। आर्टिकल 36 to 51 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। संविधान सभा के सदस्यों ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट की बात की, इस खंड को इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके, ज़्यादा सोशल एंड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा सके। संविधान सभा के लोग ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानूनों और नीतियां बनाने में इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में अपने सामने रखें। तो ये है भारतीय संविधान की सोच और भारतीय संविधान की विचारधारा। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार। तो भारतीय संविधान के कुछ अधिकार कौन कौन से हैं, आप साइड में देखिए। कहता है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू इक्वलिटी, all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the law of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, sex. Every person has access to the public place including playgrounds, hostels, hotel, shops, etc. Temple also. The state cannot discriminate against everyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. Second fundamental rights क्या है? Right to freedom. This right to freedom, this include the right to freedom of speech and expression, the rights of from association, the rights of move freely and raise in any part of the country, and the right of the practice any professions, occupations or business in country. Third, right against exploitation. The Constitution prohibited the trafficking, forced labor and children working under 14 years age. Fourth, right to freedom of religion. The religion freedom is provided to all citizens. Every person has their rights to practice, the profess and propagate their religion of their choice. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल minorities religious or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. And 6, right to constitutional remedies.
This is the very, very important right, fundamental rights. Right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated the state. Okay, my dear student, we have to read secularism. What is the meaning of secularism? A secularism state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. We will read more about this in the following chapter. What is the meaning of secularism? Again I explain. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. We will read more about this in the following chapter. Okay, you now understand the way in which countries' history often determine the kind of constitution that country adopt for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Just like in the game of football, a member constitution has been changed over the year to reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change of the fundamental nature of the country. We saw this is the case of Nepal and how it intended to adopt a new constitution after it has recently become a democratic society. The different features of the Indian constitution outlined above involve the complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantive what they mean. Okay, here क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, तो कहता है सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। तो कहता है सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, स्टेट रिलीजन नहीं मानता, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश के इतिहास को यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश, अपने प्रतिनिधियों के जरिए सरकार और साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलने से खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं और देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हुई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन फीचर्स के बारे में पढ़ा, उल्लेख किया, डिस्कस किया, वो काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, काफ़ी कठिन दिखाई देते हैं। उन्हें समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल होती होगी, लेकिन जब आप बड़े होंगे, थोड़ा और सीनियर क्लास में जाएंगे, तो आपको ये बातें और आसानी से समझ में आएंगी। इसके लिए आप चिंता न करें, छोटी छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करें और सीनियर क्लास में आपको इसके समझ में आएंगे। कहता है इसको अच्छे से आप तब समझ जाएंगे जब आप सीनियर क्लास में पहुँचेंगे। अब यहाँ पे ग्रोजली में भी देखिए कुछ चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज, और स्पेशली आप ग्लोसरी दो देखिए। ग्लोसरी में कुछ वर्ड हैं, इसको आपको याद करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्बिट्री, व्हाट इज़ आइडियल्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, सॉवरिन, ट्रैफिकिंग एंड
ट्रेनी, ये वर्ड है 5, इनको आप ग्लोसरी में आपको इसको याद करना है, इसको लिखना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।